नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्यक और आज हम बात करने जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी और इंडियन रेलवेज की। आपने लालू प्रसाद यादव जी के नाम के स्कैम्स तो बहुत सुने होंगे, चाहे वो चारा घोटाला हो, इंडियन रेलवेज के टेंडर का स्कैम हो या फिर पटना जू के सॉइल का स्कैम हो। पर आज हम किसी स्कैम की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज की काया कैसे लालू प्रसाद यादव ने बदल दी। जिस इंडियन रेलवेज का फंड बैलेंस 2001 में मात्र 150 करोड़ रुपए था, वो चंद ही सालों में 12,000 करोड़ कैसे पहुंचा दिया। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, हम जानिए कैसे किया, क्या किया और क्या सच में ये इंडियन रेलवेज का टर्न अराउंड था। जानने के लिए एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। बटन दाब देगा और करोड़ टेलीफोन में जा रहा, तुम देख रहे हो तो मम्मी पापा जी लालू जी। शुरू करने के पहले मैं आपका एक भ्रम जरूर दूर करना चाहूँगा। अगर आपको भी लगता है कि लालू प्रसाद यादव बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो मैं बता दूं, उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से LLB किया है और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स भी किया है। सन 2001 की बात है, एक एक्सपर्ट्स कमेटी बैठी थी जिसका नाम था राकेश मोहन कमेटी, और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन रेलवेज बहुत ही जल्द बैंकक्रप्ट होने वाला था। फिर 2004 में लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर बने। उसके बाद 2004 और 5 के अगर मैं आंकड़े बताऊं तो पिछले साल के मुकाबले 10% इंडियन रेलवेज की अर्निंग्स बढ़ गई। फिर 2005 और 6 में यही अर्निंग 15% तक बढ़ी। अगर मैं थोड़ा सा इस अर्निंग को बाइफरकेट करूं तो इस अर्निंग में 66% जो था वो था गुड्स का, यानी कि मालगाड़ी का। फिर 28% जो बढ़ा वो था पैसेंजर के सेगमेंट का, और बाकी बचा हुआ जो अदर सेगमेंट आता है, यानी कि पार्सल का सेगमेंट हो गया, कैटरिंग का सेगमेंट हो गया या फिर एडवर्टीजमेंट का सेगमेंट हो गया, वो सेगमेंट का। इस प्रकार इंडियन रेलवेज की अर्निंग करीब करीब 7,000 करोड़ की बढ़ गई थी। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये सब कैसे हुआ और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं गुड्स के सेगमेंट की। पहला इनिशिएटिव जो सरकार ने लिया वो था इंक्रीजिंग द एक्सेल लोड। इंडियन रेलवेज के पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और अधिकतर जो उनके खर्चे हैं, जो कॉस्ट है, वो फिक्स्ड है। तो उनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था कि कैसे हम इन रिसोर्सेज को, इन एसेट्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट को इनकर करें। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी उनकी ट्रेन्स थी उनमें जो बोगियां थी उसका अगर 20 टन का लोड एक बोगी ले सकती है तो उसको बढ़ा दिया। यहाँ तक कि एक ट्रेन की बोगियों की संख्या भी बढ़ा दी गई, जिससे एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा सामान या गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सके, जिससे कि मैक्सिमम अर्निंग हो सके। दूसरा इनिशिएटिव जो लिया गया वो था डिक्रीजिंग द टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? जब ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वहां पर माल को अनलोड करने में और वापस आने में जो टाइम लगता है वो होता है टर्न अराउंड टाइम। सरकार चाहती थी कि हम कैसे भी करके इस टर्न अराउंड टाइम को कम कर सके ताकि हम मैक्सिमम ट्रेन्स को यूटिलाइज कर सके। इसके लिए सरकार ने 2 स्टेप्स लिए। पहला था कि जब भी माल को लोड या अनलोड किया जाता था वो नॉर्मली दिन के 10 घंटे ही किया जाता था, और रात के टाइम वो ट्रेन्स आइडल रहती थी, अनयूटिलाइज रहती थी, और वो टाइम सरकार के लिए वेस्ट ऑफ मनी था। उसके लिए उन लोगों ने अपने कस्टमर्स को इंसेंटिव दिया कि अगर वो 24 घंटे माल को अनलोड या लोड करवाएंगे ताकि वो जल्दी अनलोड या लोड हो जाए, तो फिर वो उनको इंसेंटिव्स देंगे। दूसरा स्टेप जो उन्होंने लिया कि जब भी ट्रेन कहीं भी चल के वापस आती थी तो इसे पूरा इंस्पेक्ट किया जाता था, रिगार्डलेस कि वो कितनी किलोमीटर्स चली है, कितनी दूर तक चली है और कितने दिनों तक चली है। इसमें करीब करीब 16 घंटे का वक्त लगता था। फिर सरकार ने डिसाइड किया कि हम हर ट्रेन को इंस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं ट्रेन को इंस्पेक्ट करेंगे जो 4,500 किलोमीटर कम से कम चली होगी, जो कि लेटर ऑन 7,500 किलोमीटर हो गया था। तो ये उनके कुछ इनिशिएटिव्स थे जिससे उन लोगों ने अपना टर्न अराउंड टाइम करीब करीब 7 दिन से 5 दिन तक कर दिया था। तीसरा इनिशिएटिव जो लिया गया वो था DPP, यानी कि डायनेमिक प्राइसिंग पॉलिसी।
पहले जो फॉलो किया जाता था वो था फिक्स्ड प्राइसिंग पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है कि चाहे कोई भी सीज़न हो, कोई भी रूट हो, कैसी भी सर्विसेज हो, सबके प्राइजेस जो फिक्स है वही रहेंगे, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। बट डीपीपी के केस में क्या होता था, अगर रूट बिजी है तो उसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे, नॉन बिजी रूट में कम पैसे लगेंगे। अगर सीज़न का टाइम है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे और ऑफ सीज़न का टाइम है तो कम पैसे लगेंगे। इस तरीके से उन्होंने अपनी जो प्राइसिंग थी वो डायनामिक कर दी, मतलब टाइम टू टाइम वो चेंज होती रहती थी। इस कारण से उनकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। चौथा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया वो था नॉन पीक सीजन में डिस्काउंट देने का। यानी कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का जो मॉनसून पीरियड था उसमें करीब करीब 400 ट्रेनें आइडल रहती थी, जिसके कारण बहुत सारा नुकसान होता था। उस आइडल कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने, इंडियन रेलवेज ने 20% तक का डिस्काउंट दिया, जिससे कि न्यू कस्टमर्स भी अट्रैक्ट हुए और पुराने कस्टमर्स ने भी अपना टाइमिंग चेंज किया। इस तरीके से उन्होंने अपने आइडल कैपेसिटी को यूज़ किया। ये तो कुछ इनिशिएटिव थे जिससे कि गवर्नमेंट के गुड सेगमेंट में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अब हम बात करते हैं कि पैसेंजर सेगमेंट में क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए। पहला इनिशिएटिव जो पैसेंजर के सेगमेंट में उन लोगों ने लिया वो था डिमांड को एनालाइज करने का। यानी कि जिस रूट पे पैसेंजर्स की डिमांड ज़्यादा आती थी उस रूट्स पे उन्होंने अपनी ट्रेनों में बोगियाँ और ज़्यादा ऐड ऑन की। इतना ही नहीं, उन लोगों ने एडिशनल ट्रेनें भी वहाँ पर उस रूट पे चलवाई ताकि डिमांड को प्रॉपरली कैटर किया जा सके। यानी कि कुल मिला के उन्होंने सप्लाई को डिमांड से मिलाने की कोशिश की और जिससे उनके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा अंतर आया। दूसरा इनिशिएटिव जो लिया गया वो था अपर क्लास की बुकिंग को एनकरेज करना। यानी कि AC1 है तो उसमें ज़्यादा डिस्काउंट दिया गया, AC2 में थोड़ा कम डिस्काउंट दिया गया, स्लीपर में ना के बराबर डिस्काउंट दिया गया। यानी कि लोगों को एनकरेज किया गया कि आप अपर क्लास में ट्रैवल करो, क्योंकि गवर्नमेंट का, इंडियन रेलवेज़ का रेवेन्यू अपर क्लास से ज़्यादा आता था। तीसरा इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया वो था सुपरफास्ट ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा रन कराना। यानी कि जो नॉर्मल ट्रेन्स थी, जो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेनें थी, उनकी स्पीड बढ़ा दी गई और उनको सुपर फास्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे कि सुपर फास्ट का जो चार्जेस थे वो लोगों से लिया जा सके। इस तरीके से उन्होंने अपनी बहुत सारी ट्रेनें सुपर फास्ट में कन्वर्ट कराई और इससे उनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में अंतर पड़ा। चौथा इनिशिएटिव जो लिया गया वो था कैंसिलेशन चार्जेस को बढ़ाना। यानी कि अगर आप टिकट्स को बुकड ऑलरेडी करा चुके हैं और बाद में कैंसिल कराना चाहते हैं तो पहले के मुकाबले अब आपको ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़ेंगे, ताकि इन कैंसिलेशंस को, टिकट के कैंसिलेशंस को डिस्करेज किया जा सके। पांचवा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया वो था टच एंड फील इनिशिएटिव्स। यानी गवर्नमेंट ने पूरा ध्यान दिया कि सिर्फ इन्हीं इनिशिएटिव्स के अलावा जो भी पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस दिया जा सके। ये जो भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने पैसेंजर सेगमेंट में लिए, इसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकला कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन से अब ट्रैवल करने लगे थे और अपर क्लास की ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे अल्टीमेटली गवर्नमेंट के रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। ये कुछ इनिशिएटिव्स थे पैसेंजर सेगमेंट के। अब हम बात करते हैं अदर सेगमेंट्स में गवर्नमेंट ने क्या किया। यानी कि जो भी पार्सल के सेगमेंट थे, जो एडवर्टीजमेंट के सेगमेंट थे और जो कैटरिंग के सेगमेंट थे, उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्सल की। पार्सल के लिए टेंडर की व्यवस्था ऑलरेडी थी, बट मार्केट उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि टेंडर भरने के बाद भी उन्हें इंडियन रेलवे से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि 15 दिन में टेंडर के नोटिस भेज दिए जाएं और करीब करीब 2 महीने के अंदर अंदर टेंडर को फाइनलाइज कर दिया जाए। फिर आती है बात कैटरिंग की। इंडियन रेलवेज़ की कैटरिंग 2 जगह थी, एक थी मोबाइल और एक स्टैटिक। मोबाइल का मतलब है जो रेलवे के ट्रेन्स के अंदर जो कैटरिंग होती थी वो थी मोबाइल, और जो स्टैटिक थी यानी कि रेलवे स्टेशन में जो स्टॉल्स लगते थे वो थी स्टैटिक। तो यानी कि इन दोनों के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और इनको आउटसोर्स कर दिया गया। यानी कि प्राइवेट लोगों को इनको आउटसोर्स कर दिया गया ताकि वो इनको बेहतर तरीके से चला सके और लोगों को बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। अब जो थर्ड एंड द लास्ट चीज़ थी अदर सर्विसेज में, वो थी एडवर्टीजमेंट। गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की और नए से नए जो तरीके निकाल सकते थे एडवर्टीजमेंट के उनको खोजा और उसमें अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने की कोशिश की। तो गाइज ये थे कुछ इनिशिएटिव्स जो इंडियन रेलवे ने लिए अपने रेवेन्यू को इम्प्रूव करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में आपने एक चीज़ गौर की हो कि कुछ भी ऐसा नहीं था जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, बट ये सारी चीज़ें सिर्फ एक कॉमन सेंस से की जा सकती थी, और अगर आप में एक अच्छा बिजनेस सेंस हो तो ये सब पॉसिबल था।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके इसको सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।